स्टेट्स वीक 4। और यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स ही है, तो इतना ज़्यादा कुछ भी लोड लेने का कोई भी बात नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टिजेंसी टेबल क्या है। कॉन्टिजेंसी टेबल का एक दूसरा नाम है टू वे टेबल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इतना ज़्यादा लोड लेने का कोई भी बात नहीं। कॉन्टिजेंसी टेबल एक्चुअली बनाने के लिए तो मतलब कि एग्जाम में नहीं बोलेगा, ये तो पता ही है, ठीक है ना। एग्जाम के क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल देगा कि कॉन्टिजेंसी टेबल बनाओ, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन कॉन्टिजेंसी टेबल से रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक है रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा है कॉमन कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब ऑलरेडी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पर क्या है, ये सब एग्जांपल्स ही है, इतना ज़्यादा लोड लेने का कोई भी बात नहीं है। जो मेन कंटेंट है वीक 4 का, ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये था कि फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी अपॉन में रो टोटल, और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी अपॉन में कॉलम टोटल, ठीक है ना। इतना तो सब तो मतलब कि टेबल दिया ही रहा, मतलब कि दिया ही गया होगा, तो आप लोगों से ये वाले क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने खूब से पॉइंट में लिख रखा है, इफ कॉलम या फिर रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हर एक वेरिएबल के लिए सेम आ जाए, ठीक है ना। ये जैसे कि ये नो, यहाँ पर अगर देखो तो हर एक वेरिएबल जो यहाँ पर शायद से 4 वेरिएबल है, एक है क्या बोलते हैं इसको, फीमेल मेल, और दूसरा है येस नो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हर एक वेरिएबल के लिए कि मतलब कि जैसे कि 4 वेरिएबल, तो चारों वेरिएबल के लिए अगर रो और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सेम आ जाए, तो हर एक मतलब कि एक जो वेरिएबल है, ठीक है ना, क्या बताए इसको, बहुत ज़्यादा स्टैमर हो रहा है, ऐसे भी नींद भी मुझे भी आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मतलब कि कोई भी दो वेरिएबल जो है एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं है, सभी एकला चोलो टाइप से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर आता है स्टैक्ड बार चार्ट। स्टैक्ड बार चार्ट कुछ भी नहीं है। स्टैक्ड बार चार्ट एक्चुअली अगर एक बार ग्राफ का एक ही बार में अगर दो दो चीज़ इंडिकेट हो रहा है, तो इसको दो या फिर दो से ज़्यादा, मतलब कि एक से ज़्यादा, एक्चुअली एक से ज़्यादा चीज़ अगर इंडिकेट हो रहा है, तो इसको हम लोग स्टैक्ड बार चार्ट कहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट एक्चुअली कुछ भी नहीं है। हम लोग जब भी स्कैटर प्लॉट से क्वेश्चन कम आता है, मतलब कि स्कैटर प्लॉट दे देता है, उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आता है बेसिकली, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद भी इस फील्ड में ही हूँ, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कुछ कुछ टाइप से आता है। और आईआईटीएम का क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही ईजी है। अगर आपका प्रिपरेशन एकदम जीरो है, ठीक है ना, मैं बहुत ही राज में खोल रहा हूँ, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत ही जीरो है, अगर क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाए तो मुझे गाली मत देना भाई, मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन मतलब क्या बोलते हैं प्रिपरेशन नहीं है, तो लास्ट दो टर्म का जो है पीवाईक्यू लेके बैठ जाओ, ठीक है। लास्ट 2 ईयर भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ लास्ट दो टर्म का, ठीक है। जैसे कि अभी सितंबर टर्म चल रहा है, तो जैन 2025 और मई 2025 का पीवाईक्यू लेके आप बैठ जाओ, ठीक है। और पीवाईक्यू में बहुत सारे सेट्स रहते हैं, कोई भी दो दो सेट हर एक टर्म का लगा लो, और आपको खुद ब खुद ही पता लग जाए कि सेम टाइप का क्वेश्चन ही आते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन ही आता है, बस डेटा चेंज हो जाता है या फिर कोई सा एक माइनर ट्वीक आ जाता है। तो मुझे पता है कि स्कैटर प्लॉट तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एमसीक्यू सीबीडी टाइप का क्वेश्चन होता है, सीबीडी टाइप मोड का पेपर होता है, तो स्कैटर प्लॉट फिर कॉन्टिजेंसी टेबल ये सब तो बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोगों ने कभी ना कभी जो है लाइन ग्राफ, अगर इस लाइन को ऐसे हम लोग ज्वाइन कर दे, तो इसको हम लोग लाइन ग्राफ कह सकते हैं कि लाइन ग्राफ हमने कभी ना कभी बनाए ही है, स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ कहीं कहीं पर भी, ठीक है ना। तो उस केस में, ठीक है, उस केस में जब भी हम लोग एक पॉइंट 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 डॉट करते, फिर हम लोग लाइन खींचते, बस यहाँ पर लाइन मत खींचना, ठीक है। यहाँ पर लाइन मत खींचना। पहला आता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल। ये दोनों जो है थ्योरी वाला पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख लेना। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इनपुट वेरिएबल, ठीक है, मतलब कि स्टाडियर्स, मतलब कि ऐसा वेरिएबल जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, और रेस्पॉन्स वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका एग्जाम्पल मैंने देखा है स्टाडियर्स, ठीक है। हम लोग का कितने घंटे पढ़ेंगे, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हम लोग कितने घंटे ऊपर पढ़ेंगे, ये हमारा मन मर्जी है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंडिपेंडेंट सा वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे रेस्पॉन्स वेरिएबल का मैंने एग्जांपल दिया है एग्जाम स्कोर, ठीक है। जितना ज़्यादा एग्जाम स्कोर जो है वो स्टडी आवर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर स्टडी आवर्स जीरो रहेगा तो एग्जाम स्कोर माइनस में जाएगा बंधु। अगर नेगेटिव एग्जाम मतलब नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम हुआ, और अगर पॉजिटिव मार्किंग का एग्जाम हुआ, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भी जीरो ही रहेगा ना। अगर जितना ज़्यादा आप लोग स्टडी आवर्स निकालोगे, स्टडी आवर्स आप लोग बढ़ाओगे, तो उतना ज़्यादा ही एग्जाम्स को बढ़ेगा। तो यहाँ
पे देख सकते हो एग्जाम स्कोर जो है वो स्टडी आवर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस मतलब कि बहुत ही आर्बिट्ररी सा एग्जांपल है। तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो हम लोग स्टडी आवर्स को रख रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और रेस्पॉन्स वेरिएबल को हम लोग एग्जाम स्कोर रख रहे हैं जो कि स्टडी आवर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ही होगा, ठीक है। फिर आता है डायरेक्शन, पैटर्न गोज अप डाउन और बोथ। यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हो कि पैटर्न जो है अप जा रहा है, तो इसमें हम लोग आप कह देंगे ऐसा ही क्वेश्चन है कि पैटर्न डिस्कस करो, अप जा रहा है डाउन जा रहा है, ऐसा ही कुछ भी क्वेश्चन आता है। तो फिर आता है कार्वेचर, पैटर्न एपियर टू बी लीनियर और कर्व। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लीनियर पैटर्न है तो इसको हम लोग लीनियर लिख देंगे, अगर कर्व होता तो इसको हम लोग कर्व लिख देते। फिर आता है वेरिएशन आर द पॉइंट्स टाइटली और लूजली क्लस्टर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट जो है एक दूसरे के संग बहुत ज्यादा दूर दूर है, तो इसको हम लोग लूजली क्लस्टर्ड वाले पॉइंट्स बोल देंगे, ठीक है। इसको हम लोग लूजली क्लस्टर्ड वाले पॉइंट्स बोल देंगे। फिर आता है आउटलायर्स, इज देयर समथिंग अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले पैटर्न में तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर एक पॉइंट आ जाता है या फिर यहाँ पे अगर एक पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पे देख सकते इस पैटर्न से हट के कोई ना कोई एक पॉइंट है, जैसे कि ये वाला पॉइंट और दूसरा है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी सीन बनता तो इसको इस पे हम लोग कह देते कि आउटलायर, हाँ जी आउटलायर्स प्रेजेंट है और दो आउटलायर्स प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा कुछ भी सीन मैंने क्वेश्चन में नहीं रखा, अगर नहीं रखा तो इस केस में हम लोग कह देंगे कि नहीं जी आउटलायर जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कोवेरियंस पे। कोवेरियंस पे क्वांटिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब कि क्या है, ठीक है। पैर दर्द करने लगा, पता नहीं क्यों। ओके, तो कोवेरियंस निकालते कैसे, ये मैं जल्द से जल्द फॉर्मूला में डिस्कस कर देता हूँ। फॉर्मूला तो यहाँ पर ही रहेगा। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला एक्चुअली होता है डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन में, सॉरी डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स एन क्या था बोल गया, हाँ डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में डेविएशन ऑफ वाई का समेशन अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में डेविएशन ऑफ वाई का समेशन अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। अब बताओगे भैया कैसे बता दिए कि डेविएशन ऑफ एक्स डेविएशन ऑफ वाई, समझाओ ना भाई डेविएशन क्या है, ठीक है ना भाई। मैं तो समझता नहीं हूँ डेविएशन क्या है, आपने डेविएशन डेविएशन बता के अब तो निकल गए, रात हो गया, आपने जल्द से जल्द निकल गए, ऐसा कुछ भी सीन नहीं बनेगा। सुनो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि डिवीजन ऑफ एक्स में आता है एक फॉर्मूला मैंने लिख कर रखा है एक्स आई माइनस में एक्स बार, और एक्स बार जो है ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक्स बार जो है वो मीन है, मतलब कि हर एक डेटा पहला जो कॉलम है इसको हम लोग अगर एक्स पकड़ते हैं तो इस कॉलम का सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम का एक मीन निकालो, पॉपुलेशन मीन ऑब्वियसली, और इस कॉलम को अगर तुम लोग वाई पकड़े हो तो इस कॉलम का एक मीन निकाल लो। अब इस मीन को हर एक डेटा में से माइनस करते रहो और यहाँ पर लिखते रहो, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी डेटा है और यहाँ पर जो भी डेटा है इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि दोनों डेविएशंस को आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसका समेशन निकाल लो और उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, वो ही बन गया आपका पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। वो सॉरी पॉपुलेशन कोवेरियंस आपका यहाँ पे भी बन गया। अगर सैंपल बताया गया तो नंबर ऑफ टर्म्स -1 में कर दो, ठीक है ना। ये हम लोग फर्दर इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अभी के लिए इतना ही समझ लो। और एक बार ऑलरेडी किसी भी कारणवश हो सकता है ना, किसी भी कारणवश कोई भी अनफॉर्चुनेटली आपका क्वालिफाई नहीं निकल, लेकिन आप लोग तो ऑलरेडी ये सब चीज़ पढ़ के रखे हो, तो ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अगर अगर दोनों डेविएशन का वैल्यू जो है वो मतलब कि साइन जो है वो मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर दोनों डेविएशन का मतलब कि साइज जो है वो लार्ज लार्ज या फिर स्मॉल स्मॉल आया, तो उस केस में दोनों डेविएशन का साइन जो है वो सेम आएगा। अगर लार्ज स्मॉल या फिर वैसा वर्सा हुआ तो यहाँ पर इस केस में जो है दोनों डेविएशन का साइन जो है वो डिफरेंट बन जाएगा। इस केस में ये देख सकते हैं कि एक का दोनों का वैल्यू तो सेम है, ठीक है, सबके सभी का वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी बन रहा है, मतलब कि साइज जो है वो छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यूनिट्स ऑफ कोवेरियंस पढ़ते पढ़ते हमारे पास एक टर्म आता है जो कि है कोरिलेशन। कोरिलेशन एक्चुअली हम लोग इसको डिनोट करते हैं छोटा आर से, और इसका एक फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, पहले ये वाला फॉर्मूला याद रखना तो ज़्यादा जल्दी वो होगा कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, और हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हम लोग ऑलरेडी बतेरे बार हम लोगों ने समझाया है, बतेरे बार क्वेश्चंस करवाया है, आगे जाके भी करवाऊंगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि ये मैराथन है, मैंने पहले ही मैंने टाइटल पे ही लिख दिया कि ये वाला क्लास जो है मैराथन है, तो मैं ज़्यादा मैराथन की स्पीड में ही मैं भागूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो
यहाँ पे आर का जो है रेंज है ये -1 से लेकर के 1 में होता है और दोनों ही इंक्लूडेड है, मतलब कि दोनों ही क्लोज ब्रैकेट में आता है, -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। अगर इन रेंज के बाहर कोई भी वैल्यू आया तो ये आर को सेटिस्फाई नहीं करता। फिर आता है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर जो है यहाँ पे आप लोग देख के बता सकते हो कि आर, यहाँ पे आर स्क्वायर जो है वो बड़का आर स्क्वायर है और यहाँ पे छोटका आर के बारे में बात हो रहा है, लेकिन मीनिंग जो है दोनों का सेम ही है, ठीक है। और आर स्क्वायर को हमने गुडनेस ऑफ फिट मेजर बोलते हैं, और आर जो है बेसिकली -1 से लेकर के 1 तक जाता है, ठीक है ना। -1 से लेकर के इसका रेंज है -1 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन आर स्क्वायर ओबियसली कुछ चीज स्क्वायर हो रहा है तो माइनस वाला टर्म तो हट जाएगा और इसका जो है वो रहता है 0 से लेकर के 1। और हम लोगों ने y इज इक्वल टू एम सी, सॉरी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो फॉर्मूला रहता है y इंटरसेप्ट का, यहाँ पर हम लोगों ने y को रेस्पॉन्स वेरिएबल पकड़ा, जो कि वो रहता है, क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, और m को तो एज ऑलवेज स्लोप और c को एज ऑलवेज इंटरसेप्ट, और x को हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पकड़ा जो कि इंडिपेंडेंट रहता है। फिर आता है एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल, ये बहुत ही डाइकोटोफॉर्म्स वाला टॉपिक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एकदम मतलब कि इस वाले टॉपिक से तो एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा एकदम लास्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन, कोई सा भी ईयर का पेपर देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। लास्ट भी ना आया तो बीच में कहीं पर भी दे देगा। आरपीबी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ रहता है, फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना, और बाकी का तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन में देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। तो आरपीबी वाले में देख सकते हो यहाँ पे वाई नॉट माइनस में वाई नॉट बार माइनस में वाई वन बार, मतलब कि ग्रुप 1 का, ठीक है, ग्रुप 1 का मीन माइनस में ग्रुप 2 का मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स ग्रुप, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स ग्रुप, और मल्टीप्लाई में, ठीक है, बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई क्या बोलते हो, मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वन ग्रुप मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर ग्रुप, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ जीरो ग्रुप मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोपोर्शन ऑफ जीरो ग्रुप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जीरो ग्रुप अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में सभी ग्रुप का स्टूडेंट्स ऐड होगा, और ऐसे ही करते करते प्रोपोर्शन ऑफ वन ग्रुप में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स ही ग्रुप 1 को डिवाइड कर दो, तब तो रिजल्ट 1 ही आ जाएगा, तब और क्या कहना, ठीक है ना। तो इतना ही था आज के लेक्चर में। मैंने बताया था कि 2:30 नहीं बजेगा, लेकिन 2:30 एग्जैक्टली 2:30 पे मैंने खत्म कर दिया। अगर आपको